सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। कार्य विश्लेषण या फिर कार्य विश्लेषण की बात की जाए तो हमारे कार्य विश्लेषण का मतलब होता है जहां पर भी हम काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हो, जब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो हमारा कार्य किस चीज से संबंधित है, किस टॉपिक से संबंधित है, तो वो हमारा कार्य विश्लेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अपना विकास करने, अपना डेवलपमेंट करने के लिए किसी ना किसी क्षेत्र या फिर किसी ना किसी वर्ग या किसी ना किसी व्यवसाय से संबंधित होता है, जिसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि जब वो अपने व्यवसाय के बारे में किसी से भी जिक्र करता है या फिर किसी के बारे में बताता है कि उसका व्यवसाय किस तरीके का है, तो वो हमारा कार्य विश्लेषण कहलाता है। और कार्य विश्लेषण का मतलब ये भी है कि जब हम किसी काम के लिए उसका जब अध्ययन करें या स्टडी करें कि वो किस टॉपिक पे हमारा वर्क है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब के लिए हम इंक्वायरी करते हैं कि भाई ये जॉब किस पर्पज पे, इस फील्ड में क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, वो भी आपका कार्य विश्लेषण ही कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना जिस तरीके से हमारा आ जाता है, तो इसमें आ जाता है प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि जो मनुष्य होता है, ठीक है, वो आपका एक व्यवस्था के रूप में किसी भी वर्क या किसी भी व्यवसाय से संबंधित होता है, किसी कंपनी या किसी उद्योग व्यवस्था से संबंधित होता है, जिसके तहत वह अपने जीवन जीने के लिए किसी कंपनी या फिर किसी व्यवसाय में काम करता है और एक कर्मचारी के रूप में, एक वर्कर के रूप में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है ताकि उसके जो जीवन है वो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए अपने जीवन का यापन कर सके। अब इसमें ये देखने को मिलता है कि जो कार्य होते हैं ना, मनुष्य अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने मजबूती व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, अपनी सुविधाओं को बढ़ाता है, अपने अनुसार वो अपना विकास करने में तत्पर होता है। तथा ये देखने को मिलता है कि मनुष्य जैसे कंपनी हो गया या फिर कोई भी क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में वो काम करके अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करता है और अपने नीड्स को, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, जिसके तहत मनुष्य है क्रियाशील मानव के रूप में माना जाता है। यानी कि मनुष्य कोई ना कोई क्रिया लगातार करता रहता है, जिसके तहत मनुष्य स्थिर ना होकर अस्थिर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका देखा जाता है कि अलग अलग कंपनी स्थापित करते हुए, अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए वो अपना किसी ना किसी कार्य से संबंधित रहता है और अपने जीवन को जीने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया एवरीवन यहाँ तक? अब उसके बाद हमारा 5.2 आ जाता है कार्य विश्लेषण, परिभाषा और स्वरूप। अब इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा वर्क है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हो, चाहे जो औद्योगिक व्यवस्था से हम संबंधित हो, के बारे में उसके परिभाषा देंगे, यानी कि डेफिनेशन देते हुए उसके स्वरूप यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मनुष्य अपने जीवन काल में अपने पारिवारिक संबंध और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए वो किसी ना किसी कंपनी, किसी ना किसी व्यवसाय से संबंधित होता है ताकि वह अपना विकास तथा अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो कर सके। वो आपका कार्यालय विश्लेषण की एक परिभाषा के रूप में हमने ये देखा कि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी ना किसी व्यवस्था से संबंधित होता है और जब उसका वर्णन हम करते हैं तो वो आपका कार्य विश्लेषण कहलाता है। अब इसके स्वरूप की बात कर लेते हैं, तो मनुष्य अपनी आवश्यकता तथा अपनी क्षमताओं के अनुसार ही किसी कार्यालय या फिर किसी कार्य से संबंधित होता है। अब ये नहीं कि कोई एक बोल सकते हो कि जो मजदूर इंसान है, मजदूर इंसान वो एक हट्टा कट्टा इंसान मजदूरी कर सकता है, लेकिन एक जो बिल्कुल पतला हो, जिसमें कोई जान ना हो और वो बहुत कमजोर हो, तो वो मजदूरी नहीं कर सकता ना। इट मीन्स क्या देखा गया कि जो कार्य होते हैं किसी भी मनुष्य का,
उसके क्षमताओं के अनुसार बहुत मात्रा में प्रभावित करता है। कार्यालय विश्लेषण हमारा देखा जाता है कि हमारे कौशल, हमारे बोल सकते हो कि अनुभव से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे कौशल की, अब मान लो कि हमारा एक कार्यालय यानी कि हमारा कौशल क्या है भाई, मैं एजुकेटेड फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हूँ, लाइक जैसे मेरा ये कौशल है, तो मेरा जो कार्य क्या है भाई, टीचिंग करना होगा। मैं किससे संबंधित होऊंगा कि आपका टीचिंग और क्या एक्सप्लेनेशन के एंगल में संबंधित होऊंगा। अब एक जो डॉक्टर होता है उसका कार्य क्या है भाई, वो उसका स्वरूप क्या है कि भाई वो चिकित्सा यानी कि वो डॉक्टरी यानी कि हेल्थ सेक्टर में अत्यधिक मात्रा में अपने आप को रुझाव करेगा। तो हर एक मनुष्य का जो कार्य है उसके स्वभाव तथा उसकी क्षमताओं के अनुसार निर्भर होता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी आवश्यकता तथा अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए किसी न किसी कार्यालय में कार्य या फिर कार्य से संबंधित अपने आप को कर पाता है तथा अपना विकास करना और अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है किसी कार्य में, वो अपने आप को बहुत ज्यादा मात्रा में विकसित करने तथा अपने आप को एक नई पहचान दिलाने में भी साबित हो पाता है। अब जिसके अंतर्गत हम ये देखे हैं कि आपका एक विद्वान आए, आपके जो आ जाते हैं मोडी एवं नाय, मोडी एवं नाय, इन्होंने 1996 में एक विचारधारा प्रकट किया कि जो कार्य है मनुष्य के कौशल तथा उसकी आवश्यकता तथा उसके जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य की बात कर लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व वो है, अब मनुष्य उसी के अनुसार किसी न किसी कार्य से संबंधित होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि भाई हम आवश्यकता के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी फैमिली है, तो भाई मेरी फैमिली का क्या कर्तव्य है कि माता पिता को अपने पैरों पे खड़ा होके जल्दी से जल्दी मेरे को अपने माता पिता की देखभाल करनी है, ये हमारा कर्तव्य हो गया। ठीक है, अब कौशल की बात की जाए तो भाई मनुष्य के अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो भाई कुछ अपने स्किल्स को उजागर करते हुए कोई मनुष्य अपने स्किल्स में आगे बढ़ जाता है, तो वो भी उसकी हो जाती है। अब उसके बाद आवश्यकताएं की बात कर लीजिए यानी कि नीड्स की बात कर ली जाए, तो मनुष्य अपने नीड्स को पूरा करने के लिए भी कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्लास लेने का कार्य किया, क्यों किया भाई, आपको क्या नीड है, क्लास लेने की नीड है, स्टडी की नीड है। ठीक है, तो भाई ये भी तो एक कार्य हुआ ना। तो वही है कि इन्होंने मोडी एवं नायर ने यही कहा था कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो इन कौशलों के अनुसार देखने को मिलता है। और जिसके अंतर्गत बात कर लेते हैं तो इनमें तीन कौशल है आपका, कौशल, आवश्यकता तथा आपका देखा जाएगा कर्तव्य। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मनुष्य अपने कार्य से संबंधित होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब उसके बाद हमारे एक अगले विद्वान आते हैं डेसलर। डेसलर जो बात कर दिया जाए, ये 2013 में अपनी एक पुस्तक के पृष्ठ, उनके पृष्ठ पुस्तक की बात की जाए तो 105 में ये अब बात कर लेते हैं हमारे डेसलर की। तो डेसलर आते हैं जो कि आपके देखे जाते हैं 2006 में एक पुस्तक के वर्णित व्यवस्था में पृष्ठ यानी कि पेज नंबर 105 में एक इन्होंने अपनी बात रखी कि जो कार्य विश्लेषण की व्याख्या है ना, मनुष्य के लक्षण पे निर्भर करता है, यानी कि मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो अपने कार्यालय का विश्लेषण कैसे कर सके। अब मान लीजिए कि जो डॉक्टर होता है, अब उसके स्वभाव से भी हम पता कर सकते हैं कि डॉक्टर है वो। एनीवन टेल मी, ऐसा होता है माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति के या फिर किसी भी पर्सन का पता कर सकते हैं या फिर उसके कार्य को वो एक्सप्लेन कर देता है अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बिहेवियर, अपने टॉकिंग सेंस के अकॉर्डिंग, जिसके अंतर्गत हम अपने माइंड, अपने जो व्यवस्था है, अपने अनुभव से हम उसके कार्य को समझ पाते हैं कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है संदर्भ। कार्य संदर्भ की बात की जाए तो मनुष्य जो है अपनी मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करता है। ठीक है,
चाहे वो भौगोलिक हो सकता है, चाहे आपका देखा जाता है कि अलग-अलग प्रकार के, चाहे आर्थिक भी हो सकता है या फिर कर्तव्य के रूप में भी हो सकता है। तो इन सभी के माध्यम से क्या कर रहा है? मानव अपने कार्य से संबंधित होता है। ठीक है? और संदर्भ की बात की जाए तो मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। चाहे वो आपका आपदाय संबंधित हो, जोखिम भरा संबंधित हो, या फिर आपका देखा जाता है चिकित्सा संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, या फिर बोल सकते हो कि किसी वाहन के ड्राइवर के रूप में हो, कर्मचारी के रूप में हो, या फिर सेवा से संबंधित हो। कोई भी व्यवस्था के अनुसार मनुष्य अपने आप को कार्य से संबंधित कर चुका है या फिर संबंध बना चुका है, जिसके अंतर्गत इन सभी के अनुसार मनुष्य अपने विकास में तत्पर हो चुका है या फिर अपने आवश्यकता को पूरा करते हुए इन सभी सेक्टर में, इन सभी क्षेत्र में अपने आप का विकास निश्चित कर चुका है और अपने जीवन में तथा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये क्षेत्र अपना रखा है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारा 5.3 की बात कर लेते हैं, कार्य विश्लेषण के उपयोग। यानी कार्य विश्लेषण के उपयोग क्या है? आप लोगों के अनुसार कार्य विश्लेषण के उपयोग क्यों होगा? तो हमारा सब हेडिंग अब आ जाता है 5.3 कार्य विश्लेषण की उपयोगिता। कार्य विश्लेषण की उपयोगिता की बात कर लेते हैं। तो इसमें मनुष्य अपने किसी भी कार्य को विश्लेषण यानी कि उसको बारे में अपने कार्य से संबंधित व्यवस्था के बारे में इसीलिए बताता है भाई, ताकि हम जिस व्यक्ति को चुनकर लाए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में या फिर किसी एक बोल सकते हो कि उच्च पद के अधिकारी के रूप में ही चुन के लाए, तो वो कार्य का विश्लेषण करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कौन से वर्ग कहाँ पे सेटल्ड हो सकते हैं। अब मान लो कि आप लोग जॉब जॉब फिलअप करते हो। अब जॉब फिलअप करते समय यही ना पता हो कि भाई वो वहाँ पर किस लिए वो जॉब है, वो किस से रिलेटेड है। तो अब ये बताओ कि ये भी नहीं लिखा होगा कि भाई वो कितने डिग्री के लोग वहाँ फिल कर सकते हैं। तो ये बताओ कि इसमें कोई भी अज्ञात रह जाएगा। ठीक है? तो ये आपका पहला पॉइंट आ जाता है कर्मचारी का चयन। यानी कि जो वर्क करने वाला व्यक्ति है उसको हम चुनने के लिए कार्य का विश्लेषण करना आवश्यक है या फिर कार्यों के बारे में बताना आवश्यक है, ताकि हर एक व्यक्ति उस कार्य के जो विश्लेषण किया गया है उसके अनुसार अपनी योग्यता देखते हुए उस सेक्टर में या फिर उस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सके तथा उससे जुड़कर अपना विकास कर सके। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, कर्मचारी चयन। यानी कि व्यक्तियों का चयन करना या फिर कर्मचारियों का चयन करना। एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? अब उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है आपका प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास, जैसे कि जब हम कर्मचारी को चुनकर लाते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति होता है, नौसिखिया होता है। नौसिखिया यानी कि नया नया भाई उस कार्य से संबंधित होता है, तो उसका हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है? और उसके बाद आपका देखा जाता है कि उस ट्रेनिंग के कारण वो व्यक्ति अपने अनुभव को अर्जित करता है, यानी कि एक्सपीरियंस गेन करता है। एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ वो अपने कार्य में निपुण हो जाता है, यानी कि बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण निपुणता की स्थिति आ जाती है उसमें। तो वो भाई फेमस होने लग, मतलब बोल सकते हो कि विकसित होने लगता है, अपना विकास करने लगता है। तो भाई हम कार्य विश्लेषण करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो किसी मशीन के फील्ड में गया। ठीक है? तो कोई जो मैनेजर है वो बताया कि इस तरीके से ये मशीन को हम यूज करते हैं। अगर ये बात हम उसे व्यक्ति को ना बताएं, सिलेक्शन तो हो गई, यानी कि कर्मचारियों को तो हमने चुन लिया। उसका पहला स्टेप क्या था? कर्मचारियों का चयन करना। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है भाई? उस कार्य से संबंधित सारी जानकारी देना कि भाई ये कार्य कैसे होंगे, तभी तो वो अपने आप को उसमें अनुभवी कर सकता है या एक्सपीरियंस या निपुण कर सकता है, तभी तो उस कार्य को बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो सकता है। तो ये आपका प्रशिक्षण एवं विकास, यानी कि हम उसे पहले ट्रेनिंग देते हैं, कुछ समय के लिए उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। अब चाहे आप देख लो, जैसे कि आप नर्सिंग हो गया, चाहे किसी भी फील्ड में हो गया, तो आपका ट्रेनिंग होता है ना। क्यों होता है? कि आप अपने आप को निपुण कर सको उस सेक्टर में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका आ जाता है अगला पॉइंट, कार्य वितरण। कार्य वितरण का मतलब होता है कि जो मनुष्य है वो अपने ट्रेनिंग को प्राप्त करते हुए अपना विकास कर रहा है।
तो सभी को हम बराबर अत्यधिक अधिकारों को रूप में, यानी कि बराबर भागों में सबको अपने अपने कार्य को विभाजित कर दे। वितरण का मतलब होता है कि बांट देना। ठीक है, क्लियर है। वर्गीकृत का भी मतलब वर्गीकरण का भी मतलब होता है बांटना, लेकिन वर्गीकरण का मतलब होता है कि विभाजन कर देना, यानी कि बराबर भाग में वो डिवाइड करना। लेकिन वितरण का मतलब होता है देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने, आपका देखा जाता है कि कर्मचारियों को चयन किया, कर्मचारियों को चयन करने के बाद उनका क्या किया भाई, उन्हें ट्रेनिंग दिया। ठीक है, अब उन मान लो कि 10 लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो सभी को उनके ट्रेनिंग के अनुसार काम को बांट देना, वो आपका कार्य वितरण कहलाता है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से संबंधित होता है, वो उसी के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कार्य वर्गीकरण। कार्य वर्गीकरण का मतलब होता है सभी मनुष्य जो, यानी कि ट्रेनिंग लेकर अपने आप को आगे बढ़ाने वाले जो मनुष्य हैं, सभी को बराबर व्यवस्थाओं में काम को देना। इट मीन्स कि देखो, जैसे अब कोई सैलरी कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति है, दोनों एक ही पद पर है, दोनों एक ही प्रकार के काम कर रहे हो, तो सभी को क्या है, बराबर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि हाँ भाई इसको ज्यादा इसको कम दिया जाएगा। तो कार्य का जो वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत हम, आपके देखा जाता है वेतन के अनुसार भी कार्य का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके अंतर्गत कार्य का विश्लेषण शामिल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कार्य मूल्यांकन। देखो, कार्य मूल्यांकन की बात की जाए तो कार्य विश्लेषण इसीलिए आवश्यक है कि कार्य मूल्यांकन की स्थापना हो सके। कार्य मूल्यांकन का मतलब होता है एक छोटी सी छोटी बातों की जानकारी प्रदान करना, ताकि मनुष्य अपने आप को एक मानव संसाधन में परिवर्तन कर सके। मनुष्य अपने आप को कहाँ परिवर्तन कर सके, मानव संसाधन। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो अत्यधिक मात्रा में विकसित और तथा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, मानव संसाधन। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम छोटी सी छोटी बातों को, अगर जो कार्य व्यक्ति कर रहा है उसके बारे में हम उसकी जानकारी देते हैं, उसको जानकारी प्रदान करते हैं, तो आपका देखा जाता है कार्य मूल्यांकन की स्थिति की स्थापना होती है। और वो व्यक्ति अपने उस सेक्टर में, अपने उस कंपनी में, अपने उस व्यवसाय में सबसे अत्यधिक निपुण होकर अपने आप को विकसित करता है और मानव संसाधन के रूप में अपने आप को प्रचलित करता है। क्लियर हो गया? जाता है पॉइंट। अब उसके अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन देखा जाए कि देखो, कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य का कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, अब निष्पादन यानी कि मान लीजिए कि जो एक मनुष्य होता है, अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस होता है, बिजनेस में हम क्या करते हैं भाई, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई वो भी एक कार्य हो गया कि हाँ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसमें हमारा ये भी बताना होता है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति का जो कार्य कर रहा है उसमें नुकसान भी हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, तो उस प्रॉब्लम के सामने वो अपने आप को खड़ा करने में तत्पर है या नहीं है, ये बताना भी आवश्यक है। अब जैसे कि कोई भी जॉब करने आप जा रहे हो, आजकल के टाइम पे तो आपको सब चीज नॉलेज दे दिया जाता है। भाई नॉलेज क्यों दिया जाता है बाद में, ताकि आप उन पे पॉइंट ना करो कि भाई मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। तो यही है निष्पादन, यानी कि हर एक समस्या का जो निपटारा करने की व्यवस्था, वो आपको पहली हर एक समस्या के बारे में पहली जानकारी दे दिया जाता है, ताकि आगे चल के आप उस प्रॉब्लम को फेस करो तो आप उसका अनुभव और तथा आप उसका बोल सकते हो ब्यौरा आपको पहले ही पता हो। क्लियर है? अब उस अब उसके बाद आ जाता है संगठनात्मक विश्लेषण। देखिए, हम अपने कुछ कुछ ये आपका कर्तव्य और दायित्व के रूप में देखा जाए, ये आप तो समझ सकते हो कि कर्तव्य और दायित्व क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बोल सकते हो कि प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमारा ये देखा जाएगा कि जो हमारे व्यक्ति की जो नीड होती है, वो अपने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने नीड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कार्य से संबंधित होता है, जिसके तहत हर एक मानव का दायित्व होता है। जैसे कि मान लीजिए
कि जब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, किसी भी सेक्टर में, किसी कंपनी में कार्य कर रहा हो, तो उसका एक कर्तव्य है कि वो अपने कार्य के प्रति निपुण हो, यानी कि निपुण तथा उसमें वो ईमानदारी से कार्य करे। और सामने वाले व्यक्ति का भी ये भी देखने को मिलेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति अगर कर्मचारी काम कर रहा है, तो जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो भी अपने कर्मचारी के प्रति एक प्रेम की और बोल सकते हो आदर्श भावना रखता हो। तो ये आपका कर्तव्य और दायित्व के रूप में देखा जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला पॉइंट है संगठनात्मक विश्लेषण। संगठनात्मक विश्लेषण की बात की जाए तो मनुष्य क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए संगठनात्मक विश्लेषण करता है, यानी कि संगठन बनाता है। जैसे आपने अलग अलग फिल्मों में देखा होगा, अलग अलग कंपनियों में देखा होगा कि भाई धरना करने लगते हैं, तो हमें ये संगठन देखने को मिलता है। अगर वो कार्य से संबंधित हो तभी तो हमें ये धरना या संगठन देखने को मिलेगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है जो किसी भी प्रकार का संगठन बना के क्या कर रहा है, धरना कर रहा है, तो वहां पर अगर हम उस धरने के जो मोटिव है कि कोई कार्य से संबंधित हो और उसका विश्लेषण करे, तभी तो मनुष्य उसमें आगे जाके शामिल हो सकता है या फिर संगठन बना सकता है। अब मान लो कि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में लड़ाई होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में लड़ाई होता है, तो भाई आपने आपको कोई मार के चला जाता है, तो आप डायरेक्ट जाते हो कि हाँ मेरे को किसी लड़के ने मारा, तो वो आपका फ्रेंड क्या करता है, रीजन पूछता है ना। तो वही है कि हर एक व्यक्ति संगठन तभी बनाता है जब उस संगठन का मोटिव या फिर कारण पता हो। तो कार्य का विश्लेषण में हमारा संगठनात्मक विश्लेषण से तात्पर्य ये है कि जो हम कार्य कर रहे हैं और जो हम संगठन बना रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को आपके कार्य के बारे में भली भांति ज्ञात हो या फिर वो आपके कार्य को जानते हो। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा आ जाता है, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा आगे, बहुत ज़्यादा ये पॉइंट है, तो हमारा एक लास्ट और इस पे पॉइंट देख लेते हैं, मानव संसाधन नियोजन। क्योंकि ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। मानव संसाधन नियोजन, तो मानव संसाधन नियोजन से तात्पर्य यह है कि मानव किसी भी संसाधन या फिर किसी भी कार्य को करने में सक्षम तभी हो पाता है जब मानव संसाधन का उत्पत्ति या फिर मानव संसाधन का विस्तार हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे कोई भी कर्मचारी किसी भी कंपनी और उद्योग में तभी अपने आप को मानव संसाधन के रूप में आगे बढ़ा सकता है जब उसके कार्यों को अत्यधिक महत्व और तथा उस व्यक्ति को अत्यधिक बोल सकते हो कि आवश्यकता अनुसार उसको उसमें अधिकार प्राप्त हो। अब मान लो कि भाई आपको दे दिया गया कोई कार्य कंपनी में करने के लिए, लेकिन आपको अधिकार ना हो कि भाई आप काम कभी भी करो। इट मीन्स कि जैसे आपका जो टाइम है उस टाइम में करो, आप पे जोर जबरदस्ती किया जाए, तो अब क्या है, मानव संसाधन का नियोजन कर सकता है? नहीं, मानव संसाधन का यहाँ पे हनन देखने को मिलता है। इट मीन्स कि मानव अपने कौशल की आवश्यकता अनुसार अपने आप को बेहतर करने में तभी या फिर मानव संसाधन का तभी आपका देखा जाता है स्थिति पैदा हो सकती है जब कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता अपने कौशल के अनुसार कोई कार्य करे, ना कि किसी कार्य को ध्यान में रखते हुए किसी बॉस या फिर कोई मालिक जो है उस पर आपका अधिपति जमाए। अगर कोई बॉस आपके ऊपर आपका अधिपति जमाता है तो आप कोई भी वर्क करने में अपने आप को निपुण नहीं कर सकते। तो ये था आपका कार्य विश्लेषण की उपयोगिता, जिसमें हमने ये पढ़ा आपके पॉइंट्स। अब हमारा आ जाता है अगला पॉइंट 5.4। 5.4 है आपका कार्य विश्लेषण जानकारियां एकत्र करने की विधियां। यानी कि कार्य विश्लेषण यानी कि कार्य जो विश्लेषण है उसको जानकारी एकत्र करने यानी कि जानकारी प्राप्त करने का क्या रीजन है, मतलब क्या क्या तरीके हैं। तो ये हमारा जो चार्ट दिया गया है कार्य सूचना बना, यानी कि कार्य की पहले हम सूचना बनाएंगे कि वो कार्य किससे संबंधित है। वर्तमान जानकारी लेंगे, उसके बाद साक्षरता लेंगे, उसके बाद सर्वेक्षण लेंगे, उसके बाद अवलोकन लेंगे, उसके बाद कार्य डायरी लेंगे, उसके बाद भागीदारी लेंगे। ये आपके बोला जाता है कार्य विश्लेषण को एकत्र करने का विधियां है। कोई भी कार्यों के बारे में हमें जानकारी इन्हीं सभी माध्यमों के अनुसार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, पहले हम किसी कार्य की सूचना तैयार करेंगे। सूचना तैयार करते समय हम देखेंगे कि भाई वो कार्य कितने साक्षरता व्यवस्था में देखने को मिला।
सर्वेक्षण देखेंगे कि भाई हम उसके बारे में देखेंगे कि वो कार्य कितने मनुष्य के लिए साबित है, यानी कितने मनुष्य को वो कार्य मतलब प्रॉफिट दे रहा है। अवलोकन देखेंगे कि भाई वो कार्य कैसे हो रहा है। कार्य डायरी देखेंगे कि भाई वो पूरा कार्य का जो विस्तार है कैसे हुआ। भागीदारी देखेंगे कि उस कार्य में किसका किसका भागीदार है, ठीक है। और वर्तमान जानकारी यानी कि बोल सकते हैं एज ए प्रेजेंट टाइम के देखेंगे कि भाई उसका वर्तमान स्थिति कैसा है उस कार्य का। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैंने बाकी तो बता दिया कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। बाकी हमारा अब अगला पॉइंट आ जाता है 5.4.1, यानी कि अन्य कार्य विश्लेषण की विधियों का प्रयोग। यानी कि जो कुछ कुछ और कार्य हैं जिनका हम इन विधियों के यानी इन मेथड के माध्यम से हम अपने कार्य का विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट आ जाता है क कार्य तत्व विधियां, यानी कार्य तत्व विधियां जिसके अंतर्गत प्राइमोफ एव आइड जो एक विद्वान हुए, प्राइमोफ एव आइड, ये एक विद्वान हुए जिन्होंने एक विधि निकाली जो कि कार्य तत्व विधियों के रूप में जाना जाता है। इनके अनुसार बताया गया कि कोई भी कार्य है, हम अपनी गैर कौशलीय व्यवस्था के माध्यम से भी अपने कौशल का विस्तार करने में सक्षम हो सकते हैं। और एक जो व्यक्ति है वो अपने आप को विस्तार करते हुए अपने कार्य को विस्तारित कर सकता है, अपने आप को प्रभावित करते हुए अपने कार्य के बारे में लोगों को सूचित कर सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दिया था कि मनुष्य के स्वभाव से भी हम उसके कार्य का पता लगा सकते हैं, उसके बिहेवियर, उसके टॉकिंग सेंस पता लगा सकते हैं। तो ये है कार्य तत्वों की विधियां। फिर हमारा अगला पॉइंट है निर्णायक घटना तत्व। निर्णायक घटना तत्व से हमारा आ जाता है CIT, ठीक है, जिसे हम निर्णायक घटना तरीके के रूप में देखेंगे। यानी कि आपका देखा जाए तो इसमें आपके एक विद्वान आते हैं फ्लेनगन आपके विद्वान आते हैं जो कि आपका देखा जाता है 1954 में, यानी कि 1954 में एक इन्होंने बात बोली कि मानव की संकल्पना, यानी कि मानव जो संकल्प लेता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस अवस्था में हमें ये देखने को मिलता है कि मनुष्य का अच्छाई और बुराई के माध्यम से भी हम उसके कार्य के प्रति अपने आप को समझ सकते हैं कि अगर अच्छा मनुष्य होता है, यानी कि उसके स्वभाव अच्छे होते हैं, तो हम डायरेक्ट जज कर देते हैं ना, ये किसी अच्छे कार्य में काम करता होगा, इसकी जो मतलब जॉब होगी ना, यानी कि जो काम करता होगा ना कोई अच्छे फील्ड में, अच्छे सेक्टर में जज। तो अब देखा जाए, अब जो बुराइयां होती है जिसमें, तो हम उसको जज कर लेते हैं, अरे ये कुछ ऐसा वैसा काम ही कर रहा होगा जो गलत काम होगा। जज कर लेते हैं ना, ऐसा देखने को मिलता है ना। हेलो। हाँ, तो यही आपका निर्णायक घटना तरीका है, यानी कि हम अपने कोई भी मतलब बोल सके इंसिडेंट, यानी कि चॉइस इंसिडेंट्स टाइप जिसे बोलते हैं CIT, चॉइस इंसिडेंट्स टाइप बोलते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग हम अपने किसी भी मनुष्य के बारे में उसके कार्य को पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है अवस्था विश्लेषण तरीका। अवस्था विश्लेषण तरीका में जिसका देखा जाता है कि आपका कुछ ऐसे व्यवस्था होती है कि जब हम अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने आप को हम सूचित कर पाते हैं कि हाँ ये किस तरीके से कार्य से संबंधित है। अब जैसे कि कोई घटना घटित होता है, कोई डॉक्टर होता है जो भाई नर्सिंग कर रहा है, कोई घटना घटित होता है तो वो बता देता है कि यार इसे ये प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो हम जज कर लेते हैं ना, अरे अच्छा ये डॉक्टर होगी तभी तो इसने बता दिया, लाइक डेट ऐसा होता है ना। अब भाई जैसा कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने वाला व्यक्ति होगा, तो कुछ शॉर्ट सर्किट हो, लाइक डेट कुछ प्रॉब्लम्स हो घर में वायरिंग का, तो उसमें क्या होता है भाई वो ठीक कर देते, हम डायरेक्ट जज कर देते हैं ना, इसे नॉलेज होगा या फिर उस सेक्टर में वर्क करता होगा, ऐसा है ना। अब जैसे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे होते हैं, वो भाई कुछ बस बोल सकते हो कि मतलब कोई मशीन वगैरह टाइप में, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह जो होते हैं बच्चे, वो कुछ इन्वेंट कर देते हैं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं अच्छा इंजीनियर का कोर्स कर रखा होगा, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रखा, ITI का कोर्स कर रखा हुआ। तो इस तरीके से हम अपने कार्य को जज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखा जाता है अवस्था विश्लेषण प्रश्न का तरीका, जो कि हमारा है ये हमारे बॉडी और हमारे
मानसिक स्थिति और हमारे घटनाओं के अनुसार भी हमारे मनुष्य का एक जो बोल सकते हो कार्य को जज किया जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का संक्षेप। संक्षेप की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका देखा जाता है इस इकाई में हमने मनुष्य के कार्य विश्लेषण के और उसके स्वरूप के बारे में चर्चा किया कि मनुष्य का जो स्वरूप है और उसका कार्य विश्लेषण का जो तरीका है वो अपनी आवश्यकता तथा अपनी जो जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को विकास कर रहा है तथा अपना विकास स्तर आगे बढ़ा रहा है, जिसके माध्यम से हमने यही देखा कि मनुष्य अपने उचित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा अपने पालन पोषण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी कार्य से संबंधित होता है, किसी न किसी कंपनी या फिर उद्योग की व्यवस्था से संबंधित होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि पूर्णतः अब आपका कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।